नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का, जहां पर सातों सीटों पर जनता ने भाजपा को हराने का मन बना लिया है। जी हां दोस्तों, बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव की 7 सीटों पर चुनाव होना है और ऐसे में अखिलेश यादव का ये बेहद बड़ा बयान, सातों सीटों पर भाजपा की होगी हार। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले कि किसानों ने मंडी मांगी थी, पीएम ने थमा दी भयानक मंदी। जी हाँ दोस्तों, और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीएम योगी बस कानून बना रहे हैं लेकिन कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे, ये समाजवादी पार्टी का योगी सरकार पर आरोप है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी और बिहार दोनों ही जगह भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चुनावों में सातों सीटों पर जनता ने भाजपा को हराने का बना लिया है मन, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 3 नवंबर 2020 को होने वाले राज्य विधानसभा के उपचुनावों में सातों सीटों पर जनता ने भाजपा को हराने और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को जिताने का मन बना लिया है। अपनी हार के अंदेशे में भाजपा अब सत्ता का दुरुपयोग कर मतदाताओं को भयभीत करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा को लोकतंत्र, लोकलाज और लोक मर्यादा के प्रति कभी आस्था नहीं रही है। वह तो सत्ता पाने के लिए कुछ भी गलत करने में परहेज नहीं करती है। इसलिए उपचुनावों में मतदान की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए चुनाव आयोग को संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय सुरक्षा बल लगाना चाहिए और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में कड़ाई बरतनी चाहिए। अखिलेश ने आईपीएन को दिए अपने बयान में कहा कि उपचुनावों को प्रभावित करने के लिए भाजपा सरकार के मंत्रीगण संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में डेरा डाले हुए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री तो शिक्षकों से ही सीधे ही भाजपा के पक्ष में मत डलवाने को कह रहे हैं। प्रधानों, कोटेदारों, लेखपालों और पुलिस कर्मियों को धमकी और प्रलोभन देकर भाजपा सरकार मनमानी करने पर उतारू है। लेकिन भाजपा की नीति, नियत, चाल और चरित्र से जनता भलीभांति परिचित हो चुकी है। भाजपा राज में बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी है, लोगों का जानमाल सुरक्षित नहीं रह गया है, हर तरफ लूट और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नफरत की भाजपाई राजनीति ने समाज को बांटने और सामाजिक न्याय की ताकतों को कमजोर करने की कोशिश की है। अखिलेश ने कहा कि विधानसभा उपचुनावों में 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जबकि बुलंदशहर की सीट से राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी अपना समर्थन सहयोग दे रही है। इन क्षेत्रों की जनता जानती है कि समाजवादी सरकार विकास और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा ने अपने अब तक के कार्यकाल में सिर्फ समाजवादी पार्टी के काम पर अपना नाम देने की ही प्रयास किया है, इसलिए मतदाता अब भ्रमित होने वाले नहीं हैं। भाजपा के बहकावे और झूठे वादों से कोई भटकने वाला नहीं है। अखिलेश ने कहा कि मतदाता भाई बहन याद रखें, समाजवादी पार्टी के ब्रह्मशंकर त्रिपाठी दिवरिया सदन से, मल्हनी से लकी यादव, नौगवां सादत से सैयद जावेद आबदी, टुंडला से महाराज सिंह धनगर, घाटमपुर से इंद्रजीत कोरी और बांगरमऊ से सुरेश कुमार पाल प्रत्याशी हैं। इनको विजयी बनाने के लिए साइकिल निशान वाले बटन को दबाएं। सपा प्रमुख अखिलेश ने कहा कि और अंत में एक निवेदन ये है कि इन उपचुनावों को आप पूरी गंभीरता से लें। आज लोकतंत्र की परीक्षा की घड़ी है। उपचुनावों के परिणामों से तय होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस रास्ते पर जाएगी। मतदाताओं के लिए विकास और विनाश के बीच चुनाव है। एक और सौहार्द, सर्वतोमुखी विकास और सभी के सम्मान की सुरक्षा और गारंटी है, तो दूसरी ओर विद्वेष और बदले की राजनीति है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार, बोले किसानों ने मांगी मंडी, पीएम ने थमा दी भयानक मंदी। जी हां दोस्तों, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में मंदी और कृषि कानून को लेकर किसानों के प्रदर्शन के बीच कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमवार को एक बार फिर निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा, देश के किसानों ने मांगी मंडी, प्रधानमंत्री ने थमा दी भयानक मंदी। बता दें कि आसमान छूती महंगाई के बीच देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक सुस्ती के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस ने रविवार को सरकार से कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और महंगाई पर रोक लगाने के लिए बाजार में खाद्य वस्तुओं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध कराने को कहा।
कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्याज और आलू की कीमतों के आसमान छूने का जिक्र करते हुए कहा कि यह 10 साल में अपने उच्चतम स्तर पर है। उन्होंने सरकार पर अनजान बने रहने का आरोप लगाया। साथ ही यह आरोप भी लगाया कि सरकार भंडार को सड़ा रही है और इसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। आलू और प्याज के दाम आज आम लोगों की पहुंच से दूर हो रहे हैं। कोविड-19 की वजह से आम लोग पहले ही काफी संकट में हैं। इन सब्जियों की कीमतों में आए उछाल से उनकी परेशानी और बढ़ गई है। कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि आवश्यक जिन्सों की कीमतों में तेजी, मजदूरी में गिरावट और बेरोजगारी बढ़ने की वजह से सरकार के राहत उपायों के बावजूद आज गरीब परिवारों की स्थिति काफी खराब है। विशेषज्ञों ने कहा कि सिर्फ दिहाड़ी मजदूर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ही नहीं बल्कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी पिछले कुछ सप्ताह के दौरान आलू, प्याज की कीमतों के लिए आए उछाल की वजह से अपने रसोई के बजट का प्रबंधन करना मुश्किल हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी बस कानून बना रहे, कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे। सपा, जी हां दोस्तों, सपा के नेता और उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की घोषणा पर कटाक्ष करते हुए रविवार को कहा कि योगी केवल कानून और व्यवस्था हैं, राज्य में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार चौधरी ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा तथाकथित लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की घोषणा पर कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल कानून बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपराध को नियंत्रित करने में विफल रही है और कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका का बीजेपी पर वार, दिवाली गिफ्ट में जनता को महंगाई, पूंजीपतियों को 6 एयरपोर्ट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एयरपोर्ट के निजीकरण, महंगाई और मंदी को लेकर सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि वह पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है और किसानों तथा गरीबों को नजरअंदाज कर रही है। श्रीमती वाड्रा ने कहा, भाजपा का जनता को दिवाली का गिफ्ट, भयंकर महंगाई। भाजपा का अपने पूंजीपति मित्र को दिवाली गिफ्ट, 6 एयरपोर्ट, पूंजीपतियों का साथ, पूंजीपतियों का विकास। वहीं राहुल गांधी ने एक ट्वीट में तुकबंदी कर सरकार पर तंज कसते हुए कहा, देश के किसानों ने मांगी मंडी, प्रधानमंत्री ने उन्हें थमा दी भयंकर मंदी। कांग्रेस नेता ने इस ट्वीट के साथ ही मंडी की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार में किसानों ने सरकार के कृषि उत्पाद बाजार समिति एपीएमसी जैसे सुधार वाले कदमों को नकार दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस शासित पंजाब ने तोड़ा धान खरीदने का रिकॉर्ड, बीजेपी शासित यूपी फिसड्डी, बिहार जीरो। जी हां दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को बचाने के लिए सबसे ज्यादा आंदोलन कांग्रेस शासित पंजाब में हो रहा है। यही सरकार रेट पर किसानों से धान खरीदने का रिकॉर्ड भी बन रहा है, जबकि उसके मुकाबले धान उत्पादक यूपी और बिहार जैसे सूबे इस मामले में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। हालांकि यहाँ के सत्ताधारी नेता जब किसानों के हित के लिए लच्छेदार भाषण देना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनसे अच्छा कोई और है ही नहीं, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते, वही बताते हैं कि हकीकत क्या है। अक्टूबर के अंत तक देश भर में 204.59 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है, जिसमें से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 142.81 लाख मीट्रिक टन है, जो कि कुल खरीद का 69.80% है। पंजाब 2019-20 में भी कुल 162.33 लाख मीट्रिक टन धान खरीदकर इस मामले में पहले नंबर पर था, जबकि यूपी और बिहार जैसे राज्य नहीं के बराबर धान खरीद रहे हैं, जिससे वहां के किसान परेशान हैं। यूपी के किसान अपना धान लेकर हरियाणा की मंडियों में पहुंच रहे हैं। एफसीआई के मुताबिक बीजेपी शासित हरियाणा में 29 अक्टूबर तक 46.30 लाख टन धान खरीदा गया है। इसकी खरीद 26 सितंबर से चल रही है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की जनता लूट और झूठ की सरकार को बदलने के लिए आमदा, कन्हैया कुमार। जी हां दोस्तों, कटिहार के आजमनगर थाना मैदान में प्राणपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी तौकीर आलम के पक्ष में आज कन्हैया कुमार ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के माध्यम से उन्होंने नीतीश सरकार और नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। कन्हैया कुमार ने कहा कि इस बार बिहार की जनता लूट और झूठ की सरकार को बदलने के लिए आमदा है, इसलिए इस चुनाव के बाद इस सरकार की विदाई निश्चित है। चिराग और लोजपा पर हमला करते हुए कन्हैया ने कहा कि सभी लोग भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के गेम प्लान समझ गए हैं, इसलिए इन लोगों की विदाई तय है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और बिहार की राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का प्रमुख चेहरा बने कन्हैया कुमार बिहार चुनाव में प्रचार में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि इस बार उनकी पार्टी ने बिहार में चुनावी मुद्दों का नैरेटिव बदलने का काम किया है।
एनडीटीवी से हाल ही में हुई बातचीत में कन्हैया कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी असली मुद्दों को बचाने के लिए चुनाव में खड़ी है। चुनावी कैंपेन के दौरान वामपंथी संगठन के एक मंच पर ना दिखाई दे रही और कन्हैया सीपीआई का प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं। सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें ज्यादातर दूसरे चरण के प्रचार की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते अभी प्रोग्राम बना नहीं है। बिहार में लोग कोरोना को भूल चुके हैं, लेकिन कोरोना है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व का कार्यक्रम अभी बन नहीं पाया है। प्रचार एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा बूथ की तैयारी है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की हवा बह रही है। तेजस्वी के साथ मंच साझा करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम लोगों का कार्यक्रम अलग अलग इलाकों में बना है, अभी तक ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं बना है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए के 15 साल के शासन में बिहार में हवा प्रदूषित हुई, पानी पीने लायक नहीं बचा। कांग्रेस, जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को बिहार की जेडीयू भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य की नीतीश सरकार ने पूरे बिहार को कूड़े के ढेर पर बिठा दिया है और राजग की 15 वर्षों की सरकार में आलम यह है कि यहाँ की हवा प्रदूषित हो चुकी है और पानी पीने लायक नहीं बचा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य के 40% जिलों में आर्सेनिक खतरनाक स्थिति में है और केंद्रीय पेयजल मंत्रालय के अनुसार 10 जिलों में फ्लोराइड की मात्रा इतनी है कि वहां का पीने का पानी तक सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के लोगों को न सिर्फ जहरीला पानी पीने के लिए बाध्य किया गया, बल्कि बिहार के शहरों को नीतीश सरकार ने एक बड़े कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है। सुरजेवाला ने दावा किया कि बिहार में हर घर नल योजना में नीतीश सरकार ने योजनाओं की पूर्ण राशि खर्च ही नहीं की। उन्होंने कहा कि मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन एवं महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर पटना की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना, नालंदा, नवादा, सुपौल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद जिले में जमीन में रेडियो सक्रिय पदार्थ यूरेनियम बहुत अधिक मात्रा में पाए गए हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि पटना में पाइप द्वारा पीने का पानी के लिए घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी 10 पानी के नमूने फेल हो गए और पीने योग्य नहीं पाया गया। उन्होंने पटना में कूड़े के ढेर के पास खड़े होकर आरोप लगाया कि नमामि गंगे की मोदी जी ने झूठी कसम खाई और उस झूठी कसम के झूठ को ही नीतीश बाबू ने भी निभाया। सुरजेवाला ने कहा कि सच्चाई ये है कि नमामि गंगे का 20% पैसा भी बिहार में खर्च नहीं हुआ। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इस दौरान न केवल तीनों लोगों को अपवित्र किया गया, बल्कि भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ा दिया गया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, हम आर्थिक न्याय करेंगे, तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार में युवा राजनीति के नए प्रतीक और महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव इन दिनों चुनावी सभाओं में अति व्यस्त है। आम लोगों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बिहार की तस्वीर बदलने का वादा कर रहे हैं। महागठबंधन के प्रत्याशियों की ओर से रैलियों और सभाओं के लिए सबसे ज्यादा मांग तेजस्वी की ही है, इसलिए एक दिन में उन्हें 17 सभाएं करनी पड़ रही है। उनका पूरा दिन मंचों, सभाओं और प्रत्याशियों के बीच ही गुजरता है। चुनाव में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो शुरुआत इसी से करते हैं कि आपको कितनी सीटों की उम्मीद है। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि महागठबंधन 2/3 बहुमत के साथ बिहार में अगली सरकार बनाने जा रहा है। जिस तरह से आज आम लोग ग्रस्त हैं, यह संख्या ऊपर जा सकती है, पर कम होती नहीं दिख रही है। दूसरा, 10 लाख नौकरियों को लेकर आम लोगों में एक बड़ा कंफ्यूजन है। आप नौकरी देंगे या रोजगार? संविदा की सारी नौकरियों को भी स्थायी करने का आपने वादा किया है। पहले से जो संविदा पर है उन्हें परमानेंट करने का भरोसा दिया है। कहां से और कैसे आएगा इतना संसाधन? हमने स्पष्ट शब्दों में 10 लाख स्थायी व सरकारी नौकरियों की बात कही है। इसे लेकर किसी के भी मन में संशय या भ्रम नहीं है। इसके अलावा हम संगठित व असंगठित क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त मौके उत्पन्न करेंगे। यह तभी संभव है जब सेवा, निर्माण व कृषि क्षेत्र के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए, पूंजी निवेश को आसान व आकर्षक बनाया जाए, ऋण आसानी से मिल जाए और आधारभूत संरचना सुलभ हो। हमारी सरकार सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेगी। इसके अलावा कुटीर, छोटे व मध्यम उद्योगों के विकास के लिए भी प्रशिक्षण, ऋण व अनुदान की व्यवस्था करेगी। जब सरकारी व गैर सरकारी, संगठित, असंगठित सेवा व निर्माण, कृषि व उससे जुड़ी गतिविधियों को मदद मिलेगी तो अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से तेजी से बढ़ेगी, जिससे रोजगार व नौकरियों के अवसर ही उत्पन्न नहीं होंगे, बल्कि सरकार की आय में भी वृद्धि होगी। इस बढ़ी हुई आय से सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, जन कल्याण व आधारभूत संरचना को बेहतर ही नहीं कर सकती, बल्कि लाखों संविदा कमियों को भी स्थायी कर सकती है। बस जरूरत है योजना बनाकर इच्छा शक्ति के साथ चलने की। एनडीए सरकार बताए कि संविदा कर्मियों को स्थायी क्यों नहीं किया।
तीसरा, आपने राजद को A to Z की पार्टी बनाने का वादा किया था, आबादी के हिसाब से भागीदारी देने की बात कही थी, मगर टिकट वितरण में ऐसा कुछ नहीं दिखा। स्वर्ण जातियों को फिर नजरअंदाज किया गया। यह कहना सही नहीं है कि राजद और महागठबंधन ने आपसी सहमति और गहन विचार विमर्श के बाद सभी जाति एवं वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया है। आप आंकड़े देख सकते हैं, हमने सभी वर्गों के लिए अपनी पार्टी का दरवाजा ही नहीं है, दिल भी खोला है। चौथा, आप युवा हैं और सोच भी नहीं है। आज का राजद युवा सोच के मुताबिक कितना बन पाया है, लालू प्रसाद के जमाने से कितना आगे बढ़ पाया है। अब हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। हम लैपटॉप से और स्मार्टफोन के टच से दुनिया को देखते हैं। नए दौर में स्वाभाविक है नई सोच होगी। पूरे बिहार में राजद अकेली पार्टी है जो सकारात्मक एजेंडे के साथ चुनाव में उतरी है। राजद प्रगति, जन सरोकार और रोजगार के मुद्दे के साथ ही आगे बढ़ना चाहती है। ये जनता के वास्तविक मुद्दे हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। हम लालू जी द्वारा लाए सामाजिक न्याय के दूसरे पड़ाव अर्थात आर्थिक न्याय पर काम कर रहे हैं, जो हर वर्ग के लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। अब यह पहले से कितना आगे या अलग है, यह निर्णय तो जनता करेगी। पांचवा, राजद कार्यकर्ताओं में प्रचारित है कि आप किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, विधायकों को भी इंतजार कराते हैं। यहाँ आपकी तुलना लालू जी से की जाती है। उनका दरबार सबके लिए खुला रहता है, किंतु आपका यह गलत धारणा है। हमारा दरवाजा सदा खुला रहता है, बंद तो अणे मार्ग रहता है। मेरे पिता से मेरी तुलना बेमानी है। हम में एक पीढ़ी का अंतर है तो स्वाभाविक है कुछ चीजें भी अलग होंगी। सबका काम करने का तौर तरीका अलग अलग होता है। क्या आपका तरीका अपने पिता से अलग नहीं है? पहले नेता पैदल चुनाव प्रचार करते थे, अब गाड़ियों से करते हैं। जमाने के साथ चीजें भी बदली हैं। अब हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क का भी जमाना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवा रहा है सट्टा बाजार, ओपिनियन पोल के दावे हो रहे खारिज। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने में पूरी ताकत झोंक रही है। टीवी चैनलों के ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के आसार हैं, लेकिन सट्टा बाजार इस दावे के बिल्कुल उलट बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवा रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद राजस्थान का फलौदी जिला सट्टा बाजार की माने तो इस बार सट्टा बाजार एनडीए को 93 से 96 सीटों पर जिता रहा है, जबकि आरजेडी को 91 से 94 सीटें मिलने वाली है। इसके अलावा सट्टा बाजार बिहार में कांग्रेस पार्टी को 29 से 31 सीट मिलने की उम्मीद जता रहा है। वहीं महाराष्ट्र के सट्टा बाजार के अनुसार एनडीए को 88 से 90 सीट दी जा रही है, जबकि लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 92 से 94 सीटें मिल रही है। महाराष्ट्र का सट्टा बाजार कांग्रेस को भी 30 से 32 सीटों पर जीतते हुए दिखा रहा है। इसके अलावा गुजरात के सट्टा बाजार की माने तो यहाँ एनडीए 88 से 91 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि आरजेडी को 125 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश पर फिर किया हमला, थक चुके हैं सीएम, नहीं संभल रहा बिहार। जी हां दोस्तों, महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में 4.5 लाख नौकरियां खाली है। नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। सोमवार को चुनाव प्रचार के लिए निकलते वक्त पटना में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर केवल 77 पुलिसकर्मी हैं। मणिपुर में 1000 से ज्यादा क्यों हैं? वो नीतीश कुमार बताएं कि 15 साल में उनकी उपलब्धि क्या है। तेजस्वी ने कहा कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, सबसे अधिक बिहार में बेरोजगारी है। डबल इंजन की सरकार ने सब चौपट कर दिया है। विभिन्न विभागों में 4.5 लाख पद खाली हैं। मुझे 5.5 लाख पद ही सृजित करने होंगे। हमारी सरकार बनी तो 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। दिल्ली तक एनडीए की सरकार है, फिर भी बिहार को क्या दिया गया? हम नए सोच के साथ सभी जाति धर्म के लोगों के साथ लेकर चलना चाहते हैं, चाहे स्वर्ण हो, अति पिछड़ा हो या दलित हो। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है। सोमवार सुबह एक ट्वीट में तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार बेरोजगारी और मौलिक तथ्यों को दरकिनार कर यदि व्यक्तिगत आलोचना कर रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूं? अगर कोई कमी है तो उन्हें नेतृत्व कुशलता, नीतिगत फैसलों व वैचारिकता की आलोचना करनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत। बिहार की 60% आबादी युवा है, इन्हें युवा का वोट चाहिए लेकिन नेता नहीं। कल 94 सीटों के लिए पड़ेंगे वोट। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों के लिए चुनाव प्रचार का शोर रविवार की शाम को थम गया। कुल 1463 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 1316 पुरुष, 146 महिला एवं एक थर्ड जेंडर की प्रत्याशी शामिल है। इस चरण में 623 निबंधित गैर मान्यता प्राप्त दलों से तो 513 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। जिन चुनाव क्षेत्रों में 4 बजे तक मतदान होना है वहां रविवार की शाम 4 बजे और जिन क्षेत्रों में
6 बजे तक मतदान होना है, वहां शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व इन सीटों के प्रत्याशी सिर्फ व्यक्तिगत जनसंपर्क के माध्यम से ही अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर सकेंगे। सभी प्रकार की चुनावी सभा, नुक्कड़ सभा इत्यादि दृश्य एवं श्रव्य माध्यम से होने वाले चुनाव प्रचार पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।